हमारे विभाग के माननीय राज्य मंत्री आदरणीय पोन्ना राधाकृष्णन जी, हमारे विभाग के सचिव माननीय विजय चिब्बर जी, एनएचआई के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष राघव जी, हमारी नॉर्थ ईस्ट के लिए जो रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमने शुरू की है उसके सम्माननीय अध्यक्ष राजीव कुमार जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि हरित राजमार्ग ग्रीन हाईवे इस हमारे इनिशिएटिव को आप सब लोगों ने जितने रुचि के साथ और बड़ी उपस्थिति के साथ जो रिस्पांस दिया है, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे देश में विकास भी हमें करना है और पर्यावरण का संतुलन भी बना के रखना है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोध में नहीं है, तो एक दूसरे के पूरक है। और हम ऐसी इकोनॉमी को विकसित करना चाहते हैं जो जल, जमीन, जंगल और जानवर, ये जो हमको विरासत मिली है, इसका उपयोग करके हर हमारे देश को सुख, समृद्ध और संपन्नता की ओर लेकर जाए। हमारे गांव में विशेष रूप से आप में से अनेक लोग जिनका गांवों से संबंध है, उनको ये पता होगा कि हमारे गांव का जीवन कितना अच्छा है। 4 दिन पहले मैं अपने गांव में गया था और खेत में ही वहीं अपना छोटा सा घर बनाया है। रात का टाइम बीतते गया, 10 बज गए, 11 बज गए, तो भी गांव से निकलने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ की हवा, वहाँ हर चीज ऐसी होती है कि जो मन को आनंद देती है। हमारे जो रोड्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में 48 लाख किलोमीटर रोड की लेंथ है और उसमें से 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग है। अब हमने 5-6 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गों को बढ़ाया है और आने वाले समय में हमारी ये कोशिश है कि हम 1,50,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय महामार्ग को लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ रही है और इसके कारण स्वाभाविक रूप से देश में जितना ट्रैफिक है उसमें से 40% ट्रैफिक राष्ट्रीय महामार्ग पर है और उसका 40% ट्रैफिक केवल हमारे 20% राष्ट्रीय महामार्ग पर है। हमारे देश के लिए, हमारे सबका ये बड़े दुख का विषय है कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट हर साल होते हैं, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और करीब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से रोड में डाइवर्सिफिकेशन निर्माण करना, जहां आवश्यक है वहां 4 लेनिंग रोड करना, और अगर अच्छे रोड बनेंगे तो ट्रैफिक डाइवर्सिफाई होगा और जिससे कुछ प्रमाण में कुछ एक्सीडेंट कम करने की हम कोशिश करेंगे। एक्सीडेंट्स कम करने के लिए बाकी भी बहुत सी बातें जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो नया बिल है उसमें हमने उस प्रकार के लीगल प्रावधान भी रखे हुए हैं। पर इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है प्रदूषण का। एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कल प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका में बात कर रहे थे तो उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का विशेष रूप से उल्लेख किया और हमारे देश के सामने भी ये चैलेंज है। बड़े प्रमाण पर प्रदूषण हो रहा है। करीब 8,000 करोड़ रुपए हम लोग पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं
और इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, इस प्रकार के दूषित वायु जो है उसके कारण हमारे देश में बहुत बड़ी प्रदूषण की समस्या है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान बहुत जोरों में शुरू किया है और भारत की जनता ने उसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है। और स्वच्छ भारत के साथ प्रदूषण मुक्त भारत कैसे बने, ये भी हम सब के सामने एक बहुत बड़ा आह्वान है। मेरे डिपार्टमेंट में हमने इसके बारे में कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे आदरणीय राज्य मंत्री जी उल्लेख कर रहे थे कि हमने ई रिक्शा की शुरुआत की। स्वाभाविक रूप से ई ऑटो रिक्शा अब ला रहे हैं और हमारे देश के इसरो के साइंटिस्ट जो है, जिन्होंने स्पेस साइंस में हमारे रॉकेट साइंस और सैटेलाइट के लिए जो उन्होंने विज्ञान विकसित किया है, उसमें उन्होंने लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया। जब ये बात मैंने देखी, पढ़ी, तब इसरो के साइंटिस्ट जो है और स्पेस साइंटिस्ट उनको और ARAI और CRT, ये दो हमारी ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे देश के ऑटोमोबाइल्स के संबंध में अपने नियम तैयार करते हैं, उनको मैंने इकट्ठा बुलाया और मैंने उनको ये अनुरोध किया कि देश में पेट्रोल और डीजल के कारण इतना प्रदूषण होता है, क्या आप इसमें जो लिथियम आयन बैटरी है इसका संशोधन कार के लिए, बस के लिए, बाइक के लिए, स्कूटर के लिए आप नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम कर सकते हैं, पर अभी तक हमने इसके बारे में सोचा नहीं है। मैं जब लंदन में गया तो लंदन में लिथियम आयन बैटरी से एक बस तैयार हुई थी, उसमें बैठकर मैंने लंदन का राउंड लगाया। वो बस हिंदुजा अशोक लेलैंड ने बनाई थी और मैंने उनको कहा कि इसकी कीमत क्या है, तो उन्होंने कहा ये 2.5 करोड़ रुपए है। मैंने कहा 2.5 करोड़ रुपए क्यों है? तो उन्होंने कहा कि जो लिथियम आयन बैटरी का जो बैकअप इसमें बिठाया है उसकी कीमत 55 लाख रुपए है। तब मुझे लगा कि इतनी बैटरी की कीमत ज़्यादा क्यों है। परसों हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में टेस्ला करके कार कंपनी में गए थे और वो 40 मिनट में बैटरी चार्ज होती है और 400 किलोमीटर तक गाड़ी चलती है। बहुत सुंदर गाड़ी है। मैं भूटान में गया था तो भूटान के प्रधानमंत्री जी ने मुझे खुद बैठकर टेस्ला की गाड़ी, निसान की गाड़ी और मित्सुबिशी की तीनों इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलने वाले गाड़ी में बिठाकर राउंड लगाया। एक बूंद धुआं तो आता ही नहीं और जहां 60 रुपए का डीजल लगता है वहां 12 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो हमारे देश को प्रदूषण मुक्त करना है तो ये डीजल, पेट्रोल, इसके व्हीकल्स को कहीं ना कहीं कम करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाना, ये देश की प्रदूषण, विशेष रूप से जो वायु प्रदूषण है उसको दूर करने लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे डिपार्टमेंट ने ये निर्णय किया है कि जो लिथियम आयन बैटरी का संशोधन हमारे वैज्ञानिकों ने किया, उसका पेटेंट अभी लिया है और उसकी कीमत जो 55 लाख रुपए का बैटरी बैकअप लगता है एक बस में, वो केवल 5 से 6 लाख रुपए में उपलब्ध होगा, ऐसा संशोधन किया। और हमारे देश के स्टेट ट्रांसपोर्ट की 1.5 लाख बसेस हैं और हमारा प्रयास है कि ये 1.5 लाख डीजल बसेस को अगर हम इलेक्ट्रिक पर, बैटरी बैकअप पर अगर लेकर आएंगे तो हमारे देश में इतना बड़ा 8 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है क्रूड का, वो तो कम होगा ही, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा देश प्रदूषण से मुक्त होने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो ये इनिशिएटिव हमने लिया है और मेरा विश्वास है कि 2 साल के अंदर आप सबको इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बस निश्चित रूप से मिलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। हमने बायोडीजल, इथेनॉल, इस पर भी बसेस चलाए, उसके भी स्टैंडर्ड्स निश्चित किए और मुझे खुशी है कि मैं नागपुर में हूँ, वहाँ एक बस 6 महीने से एयर कंडीशन बस इथेनॉल पर चलती है और इथेनॉल हमारे किसान के कारण तैयार होता है। और इतना ही नहीं तो डीजल भी हमारे किसान तैयार कर सकते हैं। जंगल में जो हमारी वनवासी बंधु है जिनको रोजगार नहीं है, वो रतंज, मोह, साल, करंज, इसका तेल निकालकर उससे डीजल बना सकते हैं
और जो मोह के फूल है उससे भी हम इथेनॉल बना सकते हैं, जिससे हमारी गाड़ियाँ चल सकती हैं। और इथेनॉल और बायोडीजल के कारण 95% इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमने तो हल्दिया में जो हमारा पोर्ट है वहाँ का रेलवे का डीजल इंजन भी अब हम बायोडीजल पर चला रहे हैं, जो डीजल किसानों ने तैयार किया है। और मैं अपने क्षेत्र में ट्रैक्टर्स के जो किसान हैं, वर्धा और नागपुर जिले के किसानों के लिए 20,000 लीटर डीजल, अभी थोड़ा सा अड़चन है क्योंकि डीजल के भाव भी बहुत कम हुए, तो 6 रुपये लीटर, 8 रुपये लीटर सस्ता डीजल मैंने ट्रैक्टर के लिए हमारे किसानों को दिया और कहा इसको आप यूज़ करिए। कोई उतना ही एवरेज मिलता है, उल्टा प्रदूषण कम है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में, हमारे किसानों में, हमारे गाँवों में, हमारे आदिवासी वनवासी बंधुओं में ये ताकत है। क्यों नहीं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है, इस बात को प्रदूषण के दृष्टि से हम प्रोत्साहित करें। इस सब बातों में कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रदूषण मुक्त है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, और इसलिए देश की इकोनॉमी की भी यही आवश्यकता है। और इसलिए हर क्षेत्र में ऐसे इनिशिएटिव लेने की हमारी कोशिश रही है। जैसे मैंने कार के बारे में कहा, वैसे अभी हमारे पूरे पोर्ट्स में हमने 200 मेगावाट ग्रीन पावर तैयार करने का निश्चित किया है। उसमें से 50 मेगावाट विंड पावर है और 150 मेगावाट सोलर पावर है। और 12 ही मेजर पोर्ट्स को मैंने कहा है कि आपका जो पानी है, गंदा पानी है, वो कहीं नदी में जाता है, समुद्र में जाता है। कल मैं मुंबई में था और मुंबई में वर्ली में मैं रहता हूँ, और जब समुद्र पर आता हूँ तो बैठना नहीं होता। पूरा समुद्र का हमने गटार बना दिया है, इतना गंदा स्मेल आता है। तो मैंने कल मुंबई में कहा कि मेरा एक सपना है कि हमारा मुंबई का समुद्र ऐसा बने कि हम देखें तो हमारा चेहरा उस पानी में दिखना चाहिए और कोई स्मेल उसमें नहीं आना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि लोगों को भाषण देने के पहले हम पहले शुरुआत करें। और बीपीटी और जेएनपीटी को मैंने कहा कि आपका गंदा पानी, पहले पूछा मैंने चेयरमैन को, कहाँ जाता है। उन्होंने कहा नहीं, हम समुद्र में नहीं छोड़ते। बोले कहाँ छोड़ते हैं? बोले मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ड्रेनेज में छोड़ते हैं। बोले ड्रेनेज कहाँ जाता है? बोले समुद्र में जाता है। तुम्हारा तो पानी तुम वही डाल रहे हो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा। और 12 ही मेजर पोर्ट को मैंने कहा कि रिसाइकलिंग ऑफ वाटर करो और वही वाटर फिर से यूज करो, और गंदा पानी एक बूंद समुद्र में नहीं जाना चाहिए। अब उससे नई टेक्नोलॉजी आई है कि हमारे नागपुर शहर के मेयर यहाँ बैठे, अनिल सोले, अभी वो मेयर नहीं है, अभी एमएलए हैं। ये मेयर थे और ये मेरे पास आए तो मैंने इनको कहा कि हम अपना गंदा पानी बेचेंगे। तो इन्होंने हंसते हुए, कमिश्नर ने कहा नितिन जी आप नई नई बातें बताते, ये टॉयलेट का पानी कोई लेगा? मैंने बोला ले सकता है। और आज आपको बता रहा हूँ, इन ये मेयर थे तब हमने अपने नागपुर शहर का पूरा टॉयलेट का पानी 18 करोड़ रुपए में बेच दिया हर साल। महाराष्ट्र की सरकार हमको 18 करोड़ रुपए दे रही है और हर साल 10% बढ़ने वाला है। और वो पानी रिसाइकलिंग करके पावर जनरेशन के लिए यूज हो रहा है। अब मैंने पीयूष गोयल जी को कहा कि एनटीपीसी के जितने प्लांट हैं वो नहर से, हमारे डैम का पानी लेते, किसानों को कम पानी मिलता है। तो हर शहर का जो पानी है, खराब पानी है, दूषित पानी है, वो रिसाइकलिंग करके पावर जनरेशन के लिए उपयोग में आएगा। तो हमारे देश में करोड़ों लीटर पानी पीने के लिए और खेती के लिए उपलब्ध होगा और हमारे देश का पर्यावरण भी उसके कारण सुधर जाएगा। पर बाद में मेरे ध्यान में आया कि हमने गलती की। जब मैंने हमारे नए मेयर और कमिश्नर को बुलाया कि हमारी गलती हो गई, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? हम बोले देश में तो तारीफ हो रही कि हमने 12 करोड़ 18 करोड़ कमाते साल के। बोला इस पानी में मीथेन है और मीथेन से बायो सीएनजी निकल सकता है और बायो सीएनजी से CO2 अलग करके वो भी बेच सकते हैं और बायो सीएनजी से बसेस चल सकती है। अब हमारी कारपोरेशन नागपुर में 100 बसेस इथेनॉल पर चलाने वाली है और उसमें से 70 बसेस के लिए जो दूषित पानी हमने बेचा है उससे हम लोग मीथेन निकालकर, उसमें बायो सीएनजी निकालकर उस पर बसेस चलाने वाले हैं। अब आप हमें बताइए कि पूरे देश में इतने टॉयलेट, इतना गंदा पानी, सब मीथेन निकालेंगे तो लाखों बसेस उस पर चलेगी, तो ये डीजल पेट्रोल इंपोर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? ये प्रदूषण मुक्त है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें से एक नई बात आई कि हमारी गाड़ियां रोड पर जाती है और बड़े प्रमाण पर प्रदूषण करती है। ट्रक जाते हैं
कुछ सिटीज़ में तो ऑटो रिक्शा वाले मिट्टी का तेल यूज़ करके ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अब इसमें हमने निर्णय किया है कि ये प्रदूषण कम करने के लिए हम इनिशिएटिव लेंगे, जैसे ई ऑटो रिक्शा, ई बस, इलेक्ट्रिक कार। इसमें और एक अच्छी बात है कि रात के समय, रात को 10 से सुबह 6 बजे तक पावर अवेलेबल है, और पावर एक्सचेंज पर इसका रेट तो 1.5 रुपये भी है, बहुत सस्ता है। तो हमारे महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री जी ने मुझे कहा कि अगर ये इलेक्ट्रिक बस तैयार होगी तो जो सुबह 7 रुपये हम लोग इलेक्ट्रिक का दर है सुबह का, और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर अपनी गाड़ियाँ चार्ज करेंगे तो हम पावर का रेट आधा करके देंगे। यानी 60 रुपये के डीजल के बजाय जो 12 रुपये की बिजली लगती थी, वो अगर रात को हमारी गाड़ियाँ अगर हम चार्ज करेंगे तो 6 रुपये की लगेगी। अब 6 रुपये का फ्यूल इक्विवेलेंट टू 60 रुपीज़ डीजल। अब मुझे बताइए, हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट के दर आधे निश्चित हो सकते हैं, प्रदूषण मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए इस देश में यही पहल करने के लिए हमने तय किया कि हमारे प्रयासों से हम ग्रीन क्या क्या कर सकते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे रोड। और हमारे पास अभी 1,50,000 किलोमीटर की रोड लेंथ बनेगी, और हमारे रोड कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी प्रोविज़न है कि 1% प्लांटेशन करने के लिए ऑलरेडी उसमें प्रोविज़न है। पर मेरे ध्यान में आया कि कॉन्ट्रैक्टर प्लांटेशन ठीक नहीं करते। स्वाभाविक भी है, जिसमें इंटरेस्ट रहता है वो काम करता है। कॉन्ट्रैक्टर का काम पेड़ लगाना नहीं है, जो किचन में काम करता है उसका ड्राइविंग का काम नहीं है, जो ड्राइविंग का काम करता है उसका पेंटिंग का काम नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर से पेड़ लगाने वाली बात बेसिकली गलत है। तो मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा, उन्होंने तुरंत उसको मान्यता दी कि हम लोग 1% जो कॉस्ट है उसको इकट्ठा करें, और ये पैसा जो है इसमें से जो हमारे देश में संस्थाएं हैं, एनजीओज है, इंस्टीट्यूशंस है, ट्रस्ट है, किसी भी कैटेगरी में जो पर्यावरण के लिए, ग्रीनरी के लिए काम कर रहे हैं, इनको सबको इकट्ठा करेंगे, और प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस के लिए इन सबको काम देंगे। तो आज अभी सेक्रेटरी जी ने आपको कहा कि 1 लाख करोड़ के काम हर साल हम करते हैं, तो 1,000 करोड़ मिले तो 5 साल में हमारे पास 5,000 करोड़ है। और मैं 5 लाख करोड़ के काम की तो बात कर रहा हूँ, पर मेरे अंदर मन में टारगेट तो अलग ही है। तो पैसे की कमी नहीं है, 1,000 करोड़ रुपए साल के, तो 5 साल के 5,000 करोड़ रुपए हैं। और इसलिए हमने ये तय किया कि विशेष रूप से मैं त्रिवेंद्रम गया था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बताया, और IL&FS के लोगों से मैं मिला, उन्होंने एक 250 करोड़ का प्रोजेक्ट त्रिवेंद्रम में किया है, और शहर के अंदर के पूरे रोड को, कई प्रतिमाएं हैं, कई पेड़ है, कई फुटपाथ है, उसको ग्रीन बनाया, अच्छे जगह जगह सुंदर पेड़ लगाए, और उस पेड़ों में बीच में से लाइट लगाए, रात को लाइट लगते हैं, इतना सुंदर दिख रहा था, इतना प्लेजेंट था। वो मैंने पूरे रोड पर मैं खुद गाड़ी में देख कर आया। और इसलिए हर रोड में ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, दोनों साइड में और बीच में। उसके साथ साथ उस एरिया में जैसा क्लाइमेट हो वैसे पेड़ लगने चाहिए। ये अध्ययन का विषय जिसके लिए आपके सामने प्रेजेंटेशन हुआ है, और इसके लिए जो पैसा लगेगा वो हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं। और इनोवेशन, ये बात प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं। मुझे एक ने कहा कि पेड़ लगाने के बाद उसके बाजू में 2 गड्ढे बनाकर 1-1 फीट के, और उसमें एक मटका अगर रख दिया जाए और मटके में पानी डाल दिया जाए, तो ड्रिप इरिगेशन जैसा पानी उस पेड़ को धूप के दिनों में, मार्च अप्रैल में जब बरसात नहीं होती, पानी नहीं होता, तो पानी पेड़ को मिलेगा। कोई अलग अलग प्रकार की नर्सरीज तैयार कर सकते हैं, उस नर्सरी में जो जो स्पेसीज है वो आप तैयार कर सकते हैं। और इस सब कामों में जो महिला बचत गट है, जो गांव के लोग हैं, जो किसानों के बेटे हैं, जो आज एक क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उनका उपयोग इसमें लिया जा सकता है। ये टोटल प्रोजेक्ट में हमारे देश में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, इतनी ताकत इस प्रोजेक्ट में है। और ये 5 लाख लोग जो है ये ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ये गांव के हैं। और इसलिए आप सब लोग जो इसमें काम करने वाले, इसमें इंपॉर्टेंट 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो है प्लांटेशन, कौन से पेड़ लगाना, कैसे लगाना। और एक बात जरूर है कि मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ, कोई अगर इसमें बदमाशी करने की इच्छा से आते होगा तो आओ मत, महंगा पड़ेगा।
ये नाटक कंपनी जैसे वो नेता जाते 4 पेड़ लगाते सब अपना फोटो निकालते और भाग जाते, ऐसा कार्यक्रम नहीं है। तो ये आप इसमें जो ऐसे चमकेश बहादुर है वो इसमें आए मत। इसका ऑडिट होगा और ऑडिट होने के लिए हमने सैटेलाइट गगन और भुवन इसरो के सहकार्य से आपके एक एक पेड़ को गिनेंगे पूरा। आप झूठ बोलोगे और गलत काम करेंगे तो सिस्टम के बाहर निकाल देंगे। एक एक पेड़ आपने कैसा लगाया, क्या इसका कंट्रोलिंग हमारी सिस्टम होगी। और इसके लिए इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये दोनों सैटेलाइट का गगन और भुवन का उपयोग करके इसका कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग सिस्टम हमने बनाने वाले हैं। तो आप ये मत समझना कि कौन आता है कौन देखता है, लगाओ चेक 2% कर लो काम, ये लफड़ा नहीं चलेगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑडिट होगा, आपके काम को ऑडिट होगा। और दूसरा मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस ने 5 जून को पर्यावरण दिन हम देश में बनाते, दुनिया में मनाते हैं। 5 जून को हम पर्यावरण दिन बनाएंगे और हर राज्य से सबसे अच्छा काम करने वाली एक संस्था को पुरस्कार देंगे। और देश में जो अच्छा काम करेंगे ऐसे 3 संस्थाओं को पुरस्कार देंगे। और वो पुरस्कार काफ़ी बड़े कैश का भी होगा और पर्यावरण दिन का कार्यक्रम करके आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोत्साहित करेंगे। जो अच्छा काम करेंगे उनको ज़्यादा काम देंगे, जो खराब काम करेंगे उनको चेन से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एक बात होनी चाहिए कि अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और बुरे काम करने वालों को सजा होनी चाहिए। और इसलिए आप जिनको आना है वो सोच समझ के आइए। इसमें आपको पैसे मिलेंगे, 2 पैसे आप जरूर कमाइए, क्योंकि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और इसलिए मैं मानता हूं कि 2 पैसे कमाना कोई गुनाह नहीं है, पर अच्छा काम करके आपको कमाना है। तो पहली बात प्लांटेशन, दूसरी बात इसका डिटेल डिजाइनिंग जो है वो कैसे करना, इसके भी एक्सपर्ट लोग हैं और उनका भी सलाह कैसे लेना, इसका भी प्रोसीजर हम आपको देंगे। क्योंकि हर चीज़ में एक्सपर्टाइज है, बीच में क्या करें, बाजू में क्या करें। मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैंने बनाया था तब मेरा एक सपना था कि इस रोड में 1 किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक ग्रीन फ्लावर्स रहेंगे, फिर येलो रहेंगे, फिर रेड रहेंगे। तो लोनावाड़ा के पास टाटा की एक बहुत बड़ी गुलाब की बहुत बड़ा उनका फार्म है। तो मैं उनको कह रहा था कि आप मुझे मदद करिए, मैं बीच वाली जगह आपको देता हूँ और गुलाब के फूल लगाइए। वो एक्सिस कंट्रोल था पर वो बाद में नहीं हो पाया। पर हम एक्सप्रेस हाईवे भी बना रहे हैं, दिल्ली से कटरा तक एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। तो एक्सप्रेस हाईवे हम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे। अभी दिल्ली का बाईपास बना रहे 7,000 करोड़ रुपए खर्चा करके, वो एक्सिस कंट्रोल है, वो ग्रीन बनाएंगे। दिल्ली से मेरठ बना रहे, नागपुर से मुंबई बना रहे, दिल्ली से बेंगलोर बना रहे, ये एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे रोड पर जब जाएंगे और ग्रीन होगा तो कितना आनंद आएगा। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लांटेशन इम्पॉर्टेंट है, उसका प्लानिंग जो है डिटेल डिजाइनिंग वो इम्पॉर्टेंट है। और कुछ जगह हम लोग जब नए रोड बनाने जाते हैं तो पेड़ बीच में आते हैं, बहुत लोग कोर्ट में जाते हैं, झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। हम ये कोशिश करें कि हम ट्रांसप्लांटेशन की लेटेस्ट वर्ल्ड में अवेलेबल टेक्नोलॉजी को लेकर आए और इसमें जो लोग काम करेंगे उनको हम निश्चित रूप से, जो ट्रांसप्लांटेशन का काम करते हैं, वो अगर मशीन खरीदना चाहेंगे तो हम उनको पैसा भी, लोन भी हमारे यहाँ से उपलब्ध करा के देंगे। और इसमें ट्रांसप्लांटेशन में गुजरात में अच्छा काम हुआ है। एक बार प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, मैंने उसकी पूरी फिल्म देखी। कनाडा में कुछ मशीन बनती है, हमारे देश में भी ये पेड़ों को हम काटने के बजाय ट्रांसप्लांटेशन कैसे करें, और इसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है। ये 100% सक्सेसफुल नहीं है, और जहाँ ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं है वहाँ फिर लगे तो पेड़ को काटें, पर बने तक हम ये कोशिश करें कि हम ट्रांसप्लांटेशन करें। तो ट्रांसप्लांटेशन करने की बात भी इसमें है, प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन और ब्यूटिफिकेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्यूटिफिकेशन के साथ मेंटेनेंस। एक पेड़ कितने दिन आप किसे जिंदा रखते हैं ये आपका इम्पॉर्टेंट है, और ये हर साल हम उस पेड़ को काउंट करने वाले हैं। और उसी प्रोपोर्शन में आप अगर जितने पेड़ लगाए उतने अगर जिंदे रखते हैं तो आपको उतना पैसा मिलेगा, अगर पेड़ मर जाएगा तो पैसा कम होगा।
तो आपका परफॉर्मेंस आपके अच्छे काम से होने वाला है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बहुत अच्छी योजना है और इसके साथ साथ हम 1200 रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं। कई ट्रक क्लब है, कई हाईवे विलेज करके बना रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ वहाँ आएगी, वहाँ होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, उस विलेज का क्राफ्ट होगा, हैंडलूम होगा, हैंडीक्राफ्ट्स होगा, और वहीं टॉयलेट्स होंगे, सोलर पावर होगी, वहीं हेलीपैड भी होगा। और ऐसा सुंदर, कहीं 25 हेक्टेयर तक जगह ले रहे हैं, कहीं 10 हेक्टेयर तक जगह ले रहे हैं। तो उस एरिया को भी हम लोग ग्रीन बनाना चाहते हैं। अच्छी लॉन्स होंगी, अच्छे पेड़ होंगे, ताकि लोग जब वहाँ बीच में आएंगे तो उनको लगेगा कि यह बैठना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से हमारा प्रयास है कि ये हमारे देश को स्वच्छ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत कैसे बनाए, और जितनी ग्रीनरी हम बढ़ाएंगे उतना हमारे देश में निश्चित रूप से ये जो क्लाइमेट के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें, इसमें हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और इसलिए मुझे आज खुशी है कि ये हरित राजमार्ग का जो हमने इनिशिएटिव लिया है, इसमें आज एक पॉलिसी हमने आपको दी है, पर हम पूरी तरह से, हमारा माइंड ओपन है। आपके जितने भी सुझाव होंगे वो सब सुझाव आप हमारे पास भेजिए, और मैं आपको विश्वास देता हूं कि उन सब सुझावों का डिटेल अध्ययन करने में जो कमेटी अध्ययन करेगी उसमें मैं भी इंटरेस्ट के साथ जरूर बैठूंगा। आपके जो अच्छे सुझाव होंगे वो हम स्वीकार करेंगे। हमारे सिस्टम के बारे में, हमारी प्रोसेस के बारे में, हमारे मॉनिटरिंग के बारे में, नए प्लांट लगाने के बारे में, वाटर के लिए, उसके लिए ड्रिप जैसी सिस्टम कैसी देना, उसके बारे में जो भी आपके सुझाव होंगे उन सब सुझावों का हम अध्ययन करेंगे। और एक जगह जो सक्सेसफुल प्रैक्टिस हुई है वो दूसरी जगह लोगों को बताएंगे, और आपका और हमारे डिपार्टमेंट का संबंध अब इंटरनेट से होगा। सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करने की, आपको जो भी बात करनी है वो सब आज हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा प्रमाण पे सब जगह ऑप्टिक फाइबर केबल डाल रहे हैं, हमारे विलेज वाईफाई हो रहे हैं, और ऐसे समय आपके और हमारे बीच में जो संपर्क होगा वो कंप्यूटर के साथ पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इस काम को कर रहे हैं। आपको दिल्ली मुंबई आना नहीं पड़ेगा, आपको पैसा भी मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। आपका बिल भी आप आपके कंप्यूटर से, इंटरनेट से भेज सकेंगे। इतने दिन में बिल भी आपका पैसा आपके अकाउंट पे जमा होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फुल ट्रांसपेरेंसी इसमें होगी। पर जो काम का मॉनिटरिंग होगा, जो ऑडिटिंग होगा काम का, वो बाकी स्ट्रिक्ट होगा। और इसलिए मेरा विश्वास है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, जैसे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत की बात कही, स्वच्छ भारत, प्रदूषण मुक्त भारत, और इसके लिए ये जो ग्रीनरी का विषय है, जो हम लोग अभी आपके इनिशिएटिव और आप सबके सहयोग के साथ शुरुआत करने वाले हैं, मुझे लगता है हमारे देश में निश्चित रूप से एक तस्वीर बदल देगा। और अब मैं राज्य सरकार को भी बाद में आह्वान करूंगा कि हमने हमारे हाईवे पर अच्छा काम किया है, आप स्टेट हाईवे में भी इसी प्रकार से काम करिए, डिस्ट्रिक्ट हाईवे में भी काम करिए, और गांव के गरीब लोगों को इसमें रोजगार दीजिए। और अगर इसी प्रकार से स्टेट भी काम करेंगे, स्टेट हाईवे के लिए, डिस्ट्रिक्ट हाईवे के लिए, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग को भी हम कहेंगे। वैसे मैं जब मंत्री था तो मैंने उसमें नरेगा के साथ जोड़कर ये बातें उसमें जोड़ के रखी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो है, नगर परिषद है, वो ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड में इसको ग्रीन हाईवे, ग्रीन रोड बनाने में वो इनिशिएटिव ले सकती है, और हम ये पूरा ग्रीन बनाकर इस देश के पर्यावरण में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसमें से रोजगार भी है और उसके साथ साथ हम पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों ने इसमें काम किया है, जिन लोगों में इसमें रुचि है, जो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उन लोगों को ही हमको इनकरेज करके इस काम में जोड़ना है। मैं और एक आह्वान करना चाहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके साथ जिन्होंने इस पर्यावरण में ग्रीनरी करने में, प्लांटेशन करने में काम किया है, ऐसे सरकारी अधिकारी है जो रिटायर्ड हुए हैं और जो अभी जिनके पास कोई काम नहीं है, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे लोग अगर हमको कहते हैं कि हम इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं, तो हम ऐसे सब लोगों का सहयोग लेने के लिए तैयार हैं। जो विशेष रूप से एनजीओस के रूप में प्लांटेशन का काम करते आए हैं,
अनेक सालों से इसमें काम करे, अपने जीवन में उन्होंने इसके काम को प्रमुख बनाया है, वो भी इसमें आए। और इसमें कुछ लोग ऐसे किसी ने बाम्बू में काम किया है, किसी ने कोई अलग स्पेसीज में काम किया है, किसी ने फ्लावर्स के पेड़ों के बारे में काम किया है। तो जो लोग अपना रिसर्च, अपना अनुभव हमको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनका पूरा उपयोग हम करेंगे। जो लोग रिटायर्ड होकर भी इसमें काम करना चाहते हैं, वो भी जरूर हमारे पास भेजें, उनकी जानकारियाँ, हम उनका सहयोग लेना चाहते हैं। और मेरा आखिर में आपसे प्रार्थना है कि हमारे रूरल और एग्रीकल्चर इसमें बहुत बड़ा क्राइसिस है। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गाँव की इकोनॉमी लाइन पर नहीं है। हमारी गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, इसकी कीमतें कम हो रही है। इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ रही है और गांव के लोग इस समय बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जब ये काम करेंगे तो रोड के बाजू में जो गांव है, वहाँ की जो गरीब कम्युनिटी है, जो महिलाओं के बचत गट है, वहाँ के बेरोजगार युवा है, जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी है, आपके नर्सरी के लिए, आपके प्लांटेशन के लिए आप उनका उपयोग लीजिए, उनको रोजगार दीजिए। हम उन गरीब लोगों तक भी आप उनका रोजगार खड़ा करना चाहते हैं। अगर 100 पेड़ लगाएंगे तो इतना पैसा दीजिए, इतने गड्ढे करेगा तो इतना पैसा दीजिए, पर कहीं ना कहीं उन गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों को भी इस स्कीम के अंदर काम मिले और वो स्वाभिमान से जी सके, ये भी कल्पना इसके साथ है। और मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से ये ग्रीन हाईवेज, हरित राजमार्ग की हमारी जो इनिशिएटिव है वो यशस्वी होगा। और 5 जून को जब पर्यावरण दिन होगा तो हम आप सबको जरूर बुलाएंगे। अच्छे काम करने वालों को राज्यों में 3 पुरस्कार, देश में 3 पुरस्कार देंगे और हर राज्य में अच्छा काम करने वाले एक एजेंसी को भी पुरस्कार देंगे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को स्वच्छ तो बनाएंगे ही, पर उसके साथ साथ हम प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए आप लोग जरूर इसमें कंट्रीब्यूट करिए। यही आपसे नम्रतापूर्वक आह्वान करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।